सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी स्टार्स ट्यूटोरियल। सो इस सेशंस के इंसार हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा जो टॉपिक है CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस के जो पेपर्स होते हैं, तो इसके अपने सिलेबस और साथ में इसके अपने जो पेपर पैटर्न है वो हम लोग लेके डिस्कस करेंगे। तो ये जो सेशन स्पेशली जो डेडिकेटेड है जो स्टाटिस्टिक्स बैकग्राउंड से हैं और CSIR नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए स्पेशली ये सेशन से डेडिकेटेड है। बाकी अगर जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए भी ये सेशन से ये है। तो इसमें हम लोग जो इसके अपने जो सिलेबस हैं साथ में इसके अपने जो पेपर पैटर्न है, किस तरीके से मतलब किस टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, कितने सारे यूनिट्स इंक्लूड होते हैं, तो ये सब कुछ हम लोग डिटेल में लेके इस सेशंस के इंसाइड हम लोग लेके डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इसके फर्स्ट एडिट जो मैथमेटिकल साइंस के अपने जो सिलेबस हैं हम लोग सिलेबस पे टारगेट करेंगे, फिर उसके अपने क्वेश्चन पैटर्न और किस टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चंस ये बनते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम या CSIR नेट का हम एग्ज़ाम की बात करते हैं, ये साल में 2 बार होता है, जून और दिसंबर में ये होते हैं, इसके अपने एग्ज़ाम होते हैं। बट इस इधर मतलब 1-2 साल से थोड़ा सा इसके एग्ज़ाम में डिस्टर्बेंसेस देखने को मिला है। कोरोना के चलते वो जैसे मतलब डिस्टर्बेंसेस हुए उसके पैरेलल ये सब चीज़ें होते रहे, लेकिन इधर जाके मैनेजर्स को कर दिया गया है। अब ये इसका एग्ज़ाम का जो अपना जो पैटर्न है जून और दिसंबर में ये हो गया। ठीक, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है, बट वो भी अब करेक्ट उसको करने की कोशिश की जा रही है। तो जनरली जो इसका अपना जो एग्ज़ाम होता है वो जून और दिसंबर में ही होते हैं। ठीक, अब इसमें मैथमेटिकल साइंस के अपने जो पेपर्स ये हैं, तो पेपर के अपने क्या सिलेबस हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड हैं और क्वेश्चंस किस तरीके से कैसे क्या बनते हैं, ये हम लोग लेके डिस्कस करने वाले। तो अगर हम बात करें फर्स्ट इसके एज इट इसके अपने जो सिलेबस, तो जो मैथमेटिकल साइंस का अपना जो पेपर से ये होता है इसमें टोटल 4 ऑफ यूनिट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। जो फर्स्ट 3 यूनिट्स होता है वो मैथमेटिक्स से होता है और जो लास्ट हम कह सकते हैं 4th ऑफ यूनिट्स वो स्टैटिस्टिक्स से ये होता है। तो मैथमेटिक्स प्लस स्टैटिस्टिक्स को मिला के इसका अपना पेपर से ये बनता है। ठीक, और इसमें जनरल एप्टीट्यूड का भी पार्ट होता है जो एक कॉमन मैथमेटिक्स होता है, क्लास 10 लेवल की जो मैथमेटिक्स होती हैं, साथ में जो इसमें कह सकते हैं जो रीजनिंग का जो पार्ट होता है इनको इंक्लूड करके जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट ये तैयार किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इसमें टोटल ऑफ 4 ऑफ यूनिट्स हैं, इन 4 ऑफ यूनिट्स को मिला के ये इसका अपना पेपर तैयार होता है। तो 4 ऑफ यूनिट्स के अलावा भी इसमें क्या होता है, जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट है और जनरल एप्टीट्यूड के पार्ट की हम बात करते हैं तो इसमें क्लास 10th लेवल की मैथमेटिक्स हो गई और उसके साथ साथ जो इसमें कह सकते हैं आपका ये रीजनिंग का जो पार्ट होगा वो इंक्लूड करके उसके अपने सिलेबस हैं और उससे अपने क्वेश्चन ये बनते हैं। अब अगर हम बात करते हैं जैसे कि इसमें जो दिया हुआ है इसके पेपर के अकॉर्डिंग, तो इसमें जो कहा गया कि आपका ये कॉमन सिलेबस फॉर द पार्ट बी एंड सी ऑफ मैथमेटिकल साइंस, जो पार्ट ए का जो पार्ट होता है, पार्ट ए की हम बात करते हैं उसमें जनरल एप्टीट्यूड का होता है और जनरल एप्टीट्यूड्स में उसके कॉमन सिलेबस की बात करते हैं तो कॉमन सिलेबस में जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि इसमें क्लास 10th लेवल की मैथमेटिक्स जो उसका आप कम कह सकते हैं और जो रीजनिंग का पार्ट है उसको मिला के जनरल एप्टीट्यूड के सिलेबस को तैयार किया जाता है। बाकी अगर हम बी एंड सी की बात करते हैं जो मैथमेटिकल साइंस का होता है तो इसमें यूनिट फर्स्ट जो होता है इसमें रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा का ये पार्ट मिला के ये यूनिट फर्स्ट को तैयार करता है। ये तो रियल एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें ये हैं जिसमें हम कह सकते हैं रियल एनालिसिस के इनसाइड एलिमेंट्री सेट थियरी हो गया, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट हो गया, रियल नंबर्स एज द कंप्लीट ऑर्डर फील्ड हो गया, फिर इसमें प्रॉपर्टी इन सुप्रीमम एंड यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी हो गया, मीन वैल्यू थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो ये सब मिला के और इसके साथ साथ इसमें मैट्रिक स्पेस का पार्ट होता है जो एज अ रियल एनालिसिस का ये एज हम कह सकते हैं ये पार्ट ये है जो यूनिट फर्स्ट का आपका ये है। तो ये यूनिट फर्स्ट के इनसाइड जो मैथमेटिक्स में रियल एनालिसिस है इसको मिला के ये अपने सिलेबस को तैयार किया जाता है आपका ये। एंड देन इसके बाद आ जाता है लीनियर अलजेब्रा, ये यूनिट फर्स्ट का ही पार्ट है। तो लीनियर अलजेब्रा में जिसमें वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, लीनियर डिपेंडेंसी
बेसिस डायमेंशन, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, लीनियर इक्वेशंस, आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर, केवल हैमिल्टन थ्योरम्स हो गया, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज ऑफ बेसिस, कैनोनिकल फॉर्म, उसके बाद डायगोनल फॉर्म और ट्रेंगुलर फॉर्म, जॉर्डन फॉर्म, इनर प्रोडक्ट। तो ये सब एज ए क्या होते हैं, लीनियर अलजेब्रा के ये पार्ट ये होते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में रियल एनालिसिस हो गया एंड लीनियर अलजेब्रा हो गया। अब यूनिट सेकेंड की बात करते हैं तो इसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जिसमें आपका अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स प्लेन पॉलिनोमियल्स, ये सब। उसके बाद मतलब यहाँ से आप इसके सिलेबस में देख सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक है, ये एज ए इंक्लूड है जो यूनिट सेकेंड का पार्ट होता है। फिर अगर हम बात कर सकते हैं इसमें यूनिट सेकेंड के इनसाइड ही, तो यूनिट सेकेंड में इसमें हम लोग देख सकते हैं चलिए यहाँ से, हाँ यूनिट सेकेंड के इनसाइड ही अलजेब्रा का ये पार्ट आ जाता है जिसको एज ए अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात हम कह सकते हैं। इसमें परम्यूटेशंस, कम्बिनेशंस, पेगन होल प्रिंसिपल हो गया, फिर इसमें ग्रुप, सब ग्रुप, ये सब आ जाते हैं। इसके बाद फील्ड एक्सटेंशंस, तो रिंग, ये एज ए क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पार्ट होते हैं। फिर इसमें टोपोलॉजी आपका ये आ जाता है जिसमें बेसिस, डेंस सेट, सब स्पेस, प्रोडक्ट टोपोलॉजी एंड सेपरेशंस ऑफ रीजन, कनेक्टनेस एंड कॉम्पैक्टनेस, तो ये टोपोलॉजी का पार्ट होता है। फिर अगर हम बात कर सकते हैं नेक्स्ट इसमें जो होता है आपका ये यूनिट थर्ड के इनसाइड, जिसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, एंड इसके बाद नेक्स्ट इसमें है कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन एंड क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया। तो ये मिला के आपके मतलब यूनिट थर्ड को तैयार करते हैं। ये मतलब इतने सारे टॉपिक एज ए यूनिट थर्ड को तैयार करते हैं। अब जो नेक्स्ट इसमें होता है, मतलब हम लोग देख लिए कि आपका यूनिट फर्स्ट जिसमें रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा हो गया, और यूनिट सेकेंड की बात करें जिसमें कॉम्प्लेक्स हो गया, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो गया एंड टोपोलॉजी हो गया, और यूनिट थर्ड के इनसाइड पास डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गए, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस एंड क्लासिकल मैकेनिक्स, ये हो गया। अब जो यूनिट फोर्थ होता है, यूनिट फोर्थ स्पेशली एज ए स्टार्सिस का ये पार्ट होता है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इसमें टोटल 4 ऑफ यूनिट्स हैं एंड 4 ऑफ यूनिट्स के इनसाइड फर्स्ट 3 यूनिट्स क्या होता है, मैथमेटिक्स होता है एंड लास्ट यूनिट्स मतलब यूनिट 4 की बात करते हैं ये स्टार्सिस का है। तो इसके अपने जो सिलेबस है ये मिक्स है, बट यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है कि जो भी इसके सिलेबस को एक नेम बेस्ड कर दिया है, मतलब टॉपिक वाइज कि मतलब कौन कहाँ से कैसे ये है। तो अब जैसे इसमें हम लोग कह सकते हैं पहला जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स या एक्सप्लेनेटरी डेटा एनालिसिस, जो एज ए बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स या इंट्रो ऑफ स्टैटिस्टिक्स हम कह सकते हैं, जिसमें क्या क्या चीज़ें आ जाते हैं। तो इसमें हम लोग मीन, मीडियन, मोड, स्क्वेयर्स, कर्टोसिस की बात करते हैं, ये हैं। फिर प्रोबेबिलिटी की अगर प्रोबेबिलिटी में देखा जाए सैम्पल स्पेस, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ इवेंट एंड बेस थ्योरम हो गया। रैंडम वेरिएबल के इनसाइड रैंडम वेरिएबल्स फॉर यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट हो गया। उसके बाद इस मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस, वेरिएंस, कोवेरिएंस, ये सब आ जाते हैं। मोमेंट जेनेटिक फंक्शंस, स्टैटिस्टिक फंक्शंस। फिर आपका स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के इनसाइड डिस्क्रीट बेस्ड एंड कंटिन्यूस बेस्ड जो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। डिस्क्रीट बेस्ड अगर बात करें बर्नौली, बायनोमियल, पॉइसन, ज्योमेट्रिक, हाइपर ज्योमेट्रिक। कंटिन्यूस पे जो आ जाता है यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल, नॉर्मल, बीटा, गामा, ये सब आ जाते हैं। और उसके साथ साथ इसमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस का भी पार्ट, मतलब ये मिला के आपको ये स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का ये हो जाता है। फिर अगर लिमिट थ्योरम की बात करें इसमें स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी, इनइक्वालिटी, इसमें अपने सेबिसेव, मार्को एंड जेनसन हो गया। फिर मोड ऑफ कन्वर्जेंस, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर एंड सेंटर लिमिट थ्योरम, ये मिला के आपका लिमिट थ्योरम के पार्ट को ये तैयार कर देते हैं। उसके साथ अगर हम बात करते हैं रेस्ट ऑफ जो इसमें आ जाता है, तो स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस में जैसे एस्टिमेशन थ्योरी, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स को मिला के ये एज ए स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस के पार्ट को तैयार किया जाता है, जिसमें मेथड ऑफ एस्टिमेशंस हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ एस्टिमेटर, कॉन्फिडेंस इंटरवल, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जैसे इसमें सिंपल नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हो गया एंड साथ में एलिमेंट ऑफ बेजियन इन्फरेंस, ये हो गया। तो ये मिल के स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस के पार्ट को तैयार करते हैं। फिर हम बात करते हैं स्टोकास्टिक प्रोसेस या एज अ मार्को चेन,
तो मार्को चेन विथ फाइनाइट काउंटेबल स्टेट स्पेस क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट हो गया, लिमिटिंग बिहेवियर एंड स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशंस या पॉइसंस बर्थ एंड डेथ प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट कर सकते हैं इसमें लीनियर मॉडल, तो लीनियर मॉडल की इनसाइड जैसे गॉस मॉर्को मॉडल हो गया, एस्टिमेबिलिटी या पैरामीटर बेस्ड लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर कॉन्फिडेंस इंटरवल टेस्ट ऑफ लीनियर हाइपोथेसिस एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हो गया, फिक्स्ड एंड रैंडम इफेक्ट मॉडल, सिंपल एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशंस मॉडल, एलिमेंट ऑफ रिग्रेशन, डायग्नोस्टिक एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। मतलब लीनियर मॉडल के इनसाइड हम कह सकते हैं तो एक तो लीनियर एस्टिमेशंस का पार्ट हो गया, फिर इसमें सिंपल एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन और उसके बाद एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का ये पार्ट ये हो गया। इसके बाद आ जाते हैं इसमें और भी सारा जो इसमें जो है डिजाइन थ्योरी की इनसाइड हम कह सकते हैं कंप्लीटली रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन होता है, रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन होता है, लैटिन स्क्वायर डिजाइंस, कॉम्पैक्टनेस एंड ऑर्थोगोनैलिटी, BIVD 2K फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट जिसमें कंपाउंडिंग एंड कंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, फिर मल्टीवेट एनालिसिस के इनसाइड मल्टीवेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, विजार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसके मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, प्रिंसिपल कंपोनेंट डिस्क्रिमिनेंट एंड कैनोनिकल कोरिलेशंस, ये पार्ट ये आ जाता है। फिर इसमें रिलायबिलिटी थ्योरी की बात करते हैं तो रिलायबिलिटी थ्योरी की इनसाइड आपका हजार्ड फंक्शंस, फेल्योर रेट, सेंसरिंग, लाइव, सीरीज एंड पैरेलल सिस्टम हो गया। फिर इस पर सैम्पलिंग सर्वे की अगर बात करते हैं तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, उसके बाद प्रोपोर्शनल रेशियो एंड रिग्रेशंस मेथड ऑफ एस्टिमेशन से ये आपका ये सैम्पलिंग सर्वे को तैयार करते हैं। एंड इसमें अगर हम लास्ट की बात कर सकते हैं तो लास्ट में क्या होता है ऑपरेशन रिसर्च का पार्ट ये होता है जिसमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हो गया, सिंप्लेक्स मेथड, उसके बाद एलिमेंट ऑफ क्यूइंग, इन्वेंट्री मॉडल्स हो गया, स्टडी एंड स्टेट सॉल्यूशंस ऑफ मार्कोवियन क्यूइंग मॉडल्स हो गया जिसमें MM1 विथ लिमिटेड वेटिंग स्पेस, MMC विथ लिमिटेड वेट स्पेसेस, MG1। तो ये एज ए ऑपरेशन रिसर्च का ये पार्ट होते हैं। तो इस तरीके से अगर आपका देखा जाए तो इसमें टोटल 4 ऑफ यूनिट्स मिल के एज ए मैथमेटिकल साइंस के पेपर्स को तैयार करते हैं जिसमें फर्स्ट ऑफ 3 यूनिट्स जो होता है मैथमेटिक्स का पार्ट होता है एंड जो लास्ट एंड फोर्थ ऑफ यूनिट्स कह सकते हैं ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है। ये मिलके मैथमेटिकल साइंस के पेपर्स को तैयार करते हैं। उसके साथ साथ जनरल एप्टीट्यूड का भी पार्ट होता है। तो जनरल एप्टीट्यूड में जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि उसमें क्या आपका आ जाता है तो क्लास 10th लेवल की मैथमेटिक्स हो गई और उसके बाद रीजनिंग का पार्ट ये आ जाता है आपका ये। अब जो 4 ऑफ यूनिट्स हैं और जो जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट हो गया तो इसमें कैसे किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है। तो जनरली ये एक्सपेक्ट किया जाता है ऑल स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू आंसर क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट फर्स्ट एज ए कंपल्सरी माना जाता है। ठीक, मतलब एक्सपेक्ट किया जाता है। एंड स्टूडेंट इन द मैथमेटिक्स आर एक्सपेक्टेड टू द आंसर एडिशनल क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट सेकेंड एंड थर्ड। मतलब जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप यूनिट फर्स्ट को अटेम्प्ट करिए एंड यूनिट सेकेंड एंड थर्ड से भी कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट विद द स्टैटिस्टिक्स आर एक्सपेक्टेड टू आंसर एडिशनल क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट फोर्थ। तो यहाँ पे जो कहा गया कि ऑल स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू आंसर द यूनिट फर्स्ट, तो यूनिट फर्स्ट से मतलब चाहे मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से या स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से ये यूनिट फर्स्ट से अटेम्प्ट करें और अगर मैथमेटिक्स से हैं तो वो एज अ यूनिट थर्ड सेकेंड एंड थर्ड को लेके चल सकते हैं और बाकी जो स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से हैं वो मतलब यूनिट फोर्थ को भी लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे बस एक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से तो आप यूनिट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड को लेके चलिए और अगर आप स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से तो आप यूनिट फर्स्ट एंड फोर्थ को लेके चलिए। बट इसमें ऐसा कोई लिमिटेशंस नहीं होता है। आप चाहे मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से या स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से तो आप 4 ऑफ यूनिट्स को मिला के जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की आवश्यकता है क्वालिफाई करने के लिए उतना आप ये कर सकते हैं। बट एक जनरल इसमें बताया गया कि एक्सपेक्टेशंस मतलब आप यहाँ से कर सकते हैं। ये इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको यहाँ से अटेम्प्ट करना ही करना है, तो ऐसा कोई बाउंडेशंस नहीं है। ठीक, तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें आपके ये 4 ऑफ यूनिट्स को मिला के इसके अपने सिलेबस ये तैयार होते हैं। तो सिलेबस को तो लेके हम लोग 1 बाय 1 लेकर डिस्कस कर लें कि इसके सिलेबस के इनसाइड जैसे ये पार्ट जो है यूनिट 4 था जो क्या स्टैटिस्टिक्स से ये है। तो स्टैटिस्टिक्स में अगर हम जैसे इसका तो सिलेबस मिक्स है बट मैंने क्या कर दिया कि इसमें एक नेम बेस्ड इसको कर दिया कि कौन सा टॉपिक किस नेम के इनसाइड है। क्योंकि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं
जनरली अगर हम बात करते हैं CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो सिलेबस का जो होल आप जो पैटर्न वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस का पैटर्न अगर आपको अच्छे से पता है तो आप उस एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर पैटर्न ही नहीं पता रहेगा कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, कैसे क्या इंक्लूड है, तो अगर यही नहीं पता रहे तो उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना बड़ा ही टफ टास्क हो जाएगा। ठीक, तो जो सिलेबस है स्टार्सिस को, जो स्टार्सिस के अपने जो सिलेबस हैं उसको मैंने टॉपिक को नेम बेस्ड कर दिया है जिससे आपको याद करने में आसानी हो। जैसे आपका डिस्क्रिप्टिव स्टार्सिक्स हैं, एक्सप्लेनेटरी डेटा की बात करते हैं, बेसिक आप स्टार्सिस के इनसाइड हो गया, बाकी सैंपल स्पेस, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ इवेंट एंड बेस थ्योरम की बात करते हैं, ये प्रोबेबिलिटी के इनसाइड हो गया। रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशंस, मोमेंट एंड डिपेंडेंस, स्टैटिस्टिक फंक्शन, तो ये रैंडम वेरिएबल के इनसाइड हम लोग कर दिए। ऐसे स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, लिमिट थ्योरम हो गया। फिर अगर हम बात कर सकते हैं इसमें तो आपका क्या, आपकी स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, स्टोकास्टिक प्रोसेस, लीनियर मॉडल, डिजाइन थ्योरी, मल्टीपल एनालिसिस, रिलायबिलिटी थ्योरी, सैम्पलिंग सर्वे एंड ऑपरेशन रिसर्च। तो इस तरीके से टोटल 13 ऑफ यूनिट्स एज अ स्टार्सिस के इनसाइड ये आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको याद करने में भी आसानी होता है और आपको पता रहता है कि मतलब ये कौन सा टॉपिक किसके इनसाइड आ रहा है। जैसे अगर आपसे कहा जाए सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस आप डायरेक्ट बता देंगे प्रोबेबिलिटी के इनसाइड आएगा। अगर हम जैसे मूवमेंट एंड स्टैटिस्टिक फंक्शंस की बात करते हैं तो ये रैंडम वेरिएबल के इनसाइड आ जाएगा। या अगर सेंटर लिमिट थ्योरम, लॉ ऑफ लार्ज नंबर की बात करते हैं तो ये लिमिट थ्योरम के इनसाइड आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो हाईलाइटेड टर्म ये हैं आपको याद करने में आसानी रहेगा और इससे आप मेजर भी कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक किसके इनसाइड ये आ रहा है। तो ये एक सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करने का भी एक बेस्ट तरीका ये होता है। सेम इसी वे में जैसे मैथमेटिक्स की बात करते हैं, मैथमेटिक्स के इनसाइड भी ये सब चीज़ें हाईलाइटेड होता है। जैसे इसमें लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस हो गए, क्लासिकल मैकेनिक्स, कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये यूनिट 3 के इनसाइड होता है। तो इस तरीके से जब हाईलाइटेड टॉपिक आपको पता रहता है तो बाकी आप उससे मेजर कर ले जाते हैं कि ये किसके इनसाइड ये जा रहा है। ऐसे यूनिट सेकेंड की बात करते हैं तो यूनिट सेकेंड जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, अलजेब्रा हो गया एंड टोपोलॉजी हो गया। ऐसे यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं तो रियल एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा हो गया। तो ये जब हाईलाइटेड टॉपिक अगर आपको पता है तो बाकी इसके इनसाइड कौन कौन सा आ रहा है ये भी आप अच्छे से इसको मेजर ये कर सकते हैं। और साथ में जो क्वेश्चन पेपर्स जो बनते हैं तो क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस देख के भी आप पता कर सकते हैं कि मतलब ये क्वेश्चंस किस टॉपिक के इनसाइड ये जा रहा है। ठीक, तो ये तो अपना सिलेबस हो गया। अब अगर हम इसके पेपर पैटर्न की बात करते हैं या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस का, तो CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस का जो पेपर्स जो होता है ये 3 सेक्शंस में ये बनते हैं। 3 सेक्शंस को मिला के ये एक पेपर्स तैयार होते हैं। तो सेक्शंस ए जो होता है अगर हम इसमें बात कर सकते हैं, ये जनरल एप्टीट्यूड का आपका ये पार्ट होता है जिसमें टोटल 20 क्वेश्चंस ये बनते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना आपको अटेम्प्ट करना होता है, 15 क्वेश्चंस आपको ये अटेम्प्ट करने होते हैं। 1 क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क्स का होता है। एंड निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो 0.5 इसमें क्या होता है, निगेटिव मार्किंग चलता है। ऐसे सेक्शंस बी की बात करते हैं तो सेक्शंस बी में ये 4 ऑफ यूनिट्स को मिला के ये सेक्शंस बी तैयार होता है। तो जिसमें यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मैथमेटिक्स हो गया और यूनिट 4 एज ए क्या हो गया आपका ये स्टैटिस्टिक्स टाइप का ये हो गया। तो यूनिट फर्स्ट से 12 क्वेश्चंस हो गए, यूनिट सेकेंड से 8 क्वेश्चन, यूनिट थर्ड से 8 क्वेश्चंस और यूनिट 4 की बात करें जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट हो गया इससे 12 क्वेश्चंस ये बनते हैं। अब इसमें टोटल 40 क्वेश्चंस बनता है जिसमें आपको 25 क्वेश्चंस एज अ अटेम्प्ट करना होता है। ऐसे सेक्शन सी की बात करते हैं तो सेक्शन सी में भी क्या होता है 4 ऑफ यूनिट्स को मिला के 60 क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें से आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होता है। 1 क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का होता है एंड नेगेटिव मार्किंग करते हैं तो इसमें 0 होता है। ठीक, तो अब जैसे यूनिट फर्स्ट से 18 क्वेश्चंस हो गया, यूनिट सेकेंड से अगर हम 12 क्वेश्चंस की बात करें, यूनिट थर्ड से आपके ये 12 क्वेश्चंस हो गया, यूनिट फोर्थ से जो 18 क्वेश्चंस ये हो गया। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो सेक्शंस ए से 20 क्वेश्चंस बन रहे हैं जिसमें से आपको 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। सेक्शंस बी में 4 ऑफ यूनिट्स को मिला के 40 क्वेश्चंस बनना है जिसमें 12, 8, 8 और 12 इस तरीके से करके 25 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करना है। और सेक्शन सी की अगर बात करते हैं तो 60 क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें से यूनिट फर्स्ट से 18, यूनिट सेकेंड से 12 क्वेश्चन, यूनिट थर्ड से 12 क्वेश्चन हो गए एंड यूनिट फोर्थ से 18 क्वेश्चन ये हो गए। तो टोटल इसमें से 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होता है। तो अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस
ओवरऑल जो पेपर में जो बनता है वो इस तरीके अगर देखा जाएगा तो इसमें 120 क्वेश्चंस टोटल ये बनते हैं, जिसमें से आपको 60 क्वेश्चंस ये अटेम्प्ट करना होता है। इसे आप कर दिए तो ये 60 और 40 मिला के 100 प्लस ये 20, तो 120 क्वेश्चंस हो गया। और बाकी यहाँ से 15, 25 और अगर 20 की बात करें तो 60। तो आपको 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और 120 क्वेश्चंस इसमें दिए हो जाते हैं। अगर मार्क्स की बात करते हैं 200 मार्क्स बेस्ड आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और ओवरऑल आपका 445 बनते हैं। 445 मार्क्स का ये कंप्लीट ये पेपर्स ये बन जाता है। ठीक, जैसा अगर हम कर दिए तो यहाँ से आपका ये 40 मार्क्स का ये हो गया। ऐसे अगर इसके अगर 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है 120 ये हो गया। और यहाँ से कर देंगे तो 4.75 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर ऑफ मार्क्स मिला के 445 बन जाते हैं। बाकी कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट, जैसे 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो ये 30 मार्क्स हो गया, इसमें इसको 75 मार्क्स हो गया। ऐसे यहाँ से मिला के आपका ये तो आपके ये 200 मार्क्स ये हो जाते हैं। तो ये तो किस सेक्शन से, मतलब पेपर अगर पैटर्न की बात करते हैं तो 3 ऑफ सेक्शन से ये हैं, जिसमें सेक्शंस फर्स्ट एज ए जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट 20 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें 15 अटेम्प्ट करने होते हैं। सेक्शंस बी में 40 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें आपको 25 अटेम्प्ट करने होते हैं। एंड सेक्शन सी में 60 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें आप 20 क्वेश्चंस एज अ अटेम्प्ट करना ये होता है। तो अब तो ये तो पेपर पैटर्न हो गया, साथ में इसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किसमें निगेटिव मार्किंग है किसमें नहीं है और कितने मतलब क्वेश्चंस कितने मार्क्स का ये है ये हम लोग देख लिए। अब इसमें से कितना अगर हम लोग अटेम्प्ट कर ले जाएं तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं ईजी में। तो एक जनरल बेसिस पर हम कह सकते हैं कि सेक्शंस ए से 10 प्लस क्वेश्चंस, सेक्शंस बी से भी 10 प्लस क्वेश्चंस और सेक्शन सी से भी अगर 10 प्लस क्वेश्चन, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं अगर आपका 30 प्लस क्वेश्चंस अगर आपका करेक्ट ये है तो आप इस एग्ज़ाम को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो कट ऑफ तो ऐसे कैटेगरी बेस्ड बनता है, उसमें कह सकते हैं आपके SC ST OBC जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग कट ऑफ बनते हैं। बट ये है कि अगर आपका 30 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट ये है तो आप इस एग्ज़ाम को एक इजी वे में क्वालिफाई ये कर सकते हैं। तो चाहे आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं या आप स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से ये हैं, तो अगर आप CSIR नेट को टारगेट करके चल रहे हैं तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना ईजी होता। बट ये है कि अगर आप इसके पेपर पैटर्न, इसके सिलेबस को अगर आप अच्छे से समझ ले गए तो आप इसको मतलब इसको क्वालिफाई आप कर सकते हैं। तो ये तो आप अभी तक हम लोग लेके क्या डिस्कस किए, इसके सिलेबस हो गया और साथ में इसमें हम कह सकते हैं पेपर पैटर्न की बात करते हैं। अब थोड़ा सा इसको और एक सिंप्लीफाई वे में कर दिया गया है। जैसे अगर हम मान लीजिए जनरल एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चंस बनता है तो उसका क्या पैटर्न होता है, ऐसे यहाँ पे 40 क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर ये 40 क्वेश्चंस यूनिट 12 क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट के इनसाइड बन रहे हैं तो यूनिट फर्स्ट में जैसे रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा है तो रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा से कितने सारे क्वेश्चंस ये बन जाते हैं। तो ये हम लोग लेके एक बार शॉर्ट वे में लेके डिस्कस कर लेते हैं, तो ये भी एक आइडिया लगता है। तो अब जनरल एप्टीट्यूड में जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 20 क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें से 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होता है। सिलेबस क्लास 10th लेवल की मैथमेटिक्स और उसके साथ साथ जो रीजनिंग का पार्ट होता है, तो जो मैथमेटिक्स में हो गया या रीजनिंग हो गया उसको मिला कर 20 क्वेश्चन जिसमें आपको 15 क्वेश्चन से ये एज ए अटेम्प्ट करना होता है। तो मैथमेटिक्स में क्या आ जाता है आपका ये, तो इसमें हम कह सकते हैं मैथमेटिक्स के इनसाइड जैसे रियल नंबर्स का ये पार्ट होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गए, फिर इसमें अगर हम कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक का पार्ट हो गया, उसके बाद परसेंटेज हो गया आपका ये, तो ये उसके बाद लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं। तो जो क्लास 10th के अपने जो सिलेबस हैं, 9th 10th के अपने जो सिलेबस ये हैं, 9th 10th की मैथमेटिक्स जो है उसके अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें क्वेश्चंस बनते हैं। उस क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा डिफरेंट होता है कंपेरिजन टू हम कह सकते हैं जो क्लास 9th एंड 10th की अपनी जो मैथमेटिक्स ये होती है। तो उससे मतलब सिलेबस तो लगभग वही होते हैं, बट मैथमेटिक्स जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है। अब रीजनिंग में, तो रीजनिंग में भी आप उसको देख सकते हैं ये हैं। तो ये तो आपका जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट हो गया। बाकी अगर हम बात कर सकते हैं इसमें जो मैथमेटिक्स का जो आपका ये मैथमेटिक्स और प्लस स्टैटिस्टिक्स है, तो यूनिट फर्स्ट के इनसाइड रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा का ये पार्ट मिला के आपका ये सेक्शंस बी में 12 क्वेश्चंस ये बनते हैं और सेक्शन सी में 18 क्वेश्चंस बनते हैं। अब रियल एनालिसिस से
जनरली जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो 5 to 6 क्वेश्चंस यहाँ से आपका हो जाता है, ये सेक्शंस बी के इनसाइड हो जाता है, और 5 to 6 क्वेश्चंस आपको इसमें हम कह सकते हैं तो लीनियर अलजेब्रा से आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी अगर आप सेक्शन सी में अगर बात करेंगे तो इसमें 9 to 10 क्वेश्चंस आपको रियल एनालिसिस से, और सेम 8 to 9 क्वेश्चंस आपको ये लीनियर अलजेब्रा से आपको देखने को मिल जाता है आपका ये। तो इस तरीके से टोटल अगर हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट के इनसाइड 12 क्वेश्चन सेक्शन बी में और 18 क्वेश्चन सेक्शन सी में, तो टोटल आपको 30 क्वेश्चंस आपको ये मिल जाते हैं। तो इसी का हाफ कर दीजिए तो रियल एनालिसिस से और लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन, मतलब ऐसे कर सकते हैं 15 के नियर अबाउट जो 15 क्वेश्चंस रियल से हो गया और 15 क्वेश्चंस आपके लीनियर अलजेब्रा से। ये एक दो क्वेश्चन उसमें कम बेसी भी होता है, बट ऑन एवरेज इसको हम लेके चल सकते हैं। सेम यूनिट सेकेंड की अगर बात करते हैं तो यूनिट सेकेंड के इनसाइड जो इसमें सेक्शंस बी के इनसाइड 8 क्वेश्चंस बनते हैं, सेक्शन सी में आपका ये 12 क्वेश्चंस बनता है, तो टोटल 20 क्वेश्चंस ये बन जाते हैं। अगर इसमें नंबर ऑफ टॉपिक की बात करें, जैसे इसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, अलजेब्रा हो गया एंड टोपोलॉजी हो गया। टोपोलॉजी से लगभग 2 क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करते तो इसमें 7 से 8, 9 से 10 क्वेश्चंस, या 7 ऐसे हम कह सकते हैं, 9 to 10 क्वेश्चन ये हो गया, और बाकी इसमें 6 to 7 क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से ये बन जाते हैं। तो टोटल आपके 20 क्वेश्चंस ये यहाँ से ये हो जाता है। ऐसे यूनिट थर्ड की बात करते हैं तो इससे भी 20 क्वेश्चंस ये बनते हैं, और जो नंबर आप इसमें टॉपिक की जैसे आपके ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इंटीग्रल, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस हो जाते हैं, और उसके साथ साथ इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया। तो अगर इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे, अगर टॉपिक वाइज अगर आप देखेंगे तो जैसे इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपका यहाँ से हो गया, यहाँ से 3 से लेके 4 क्वेश्चंस हो गए, न्यूमेरिकल एनालिसिस से भी लगभग इसमें भी करते थे 2 से लेके 3 क्वेश्चंस, ऐसे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से 2 से लेके 3 क्वेश्चन, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस की बात करते थे इससे भी 2 से लेके 3 क्वेश्चंस, एंड सेम अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इस वाले टर्म क्लासिकल मैकेनिक्स से भी लेके 2 से लेके 3 क्वेश्चन। ये एक पैटर्न ये है, कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन भी देखने को मिले, कभी का 4-4, 5-5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, बट एक जनरल वे में आपको बताया गया कि इस तरीके से नंबर ऑफ ये क्वेश्चन से टॉपिक वाइज ये बन जाते हैं। सेम अगर हम इसमें देख सकते हैं तो जो स्टैटिस्टिक्स का जो पार्ट होता है, स्टैटिस्टिक्स के पार्ट के इनसाइड जैसे आपका बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, रैंडम एरर, स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, लिमिट थ्योरम, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, स्टोकास्टिक प्रोसेस, लीनियर मॉडल, डिजाइन थ्योरी, मल्टीपल एनालिसिस, एंड सेम इसमें रिलायबिलिटी थ्योरी, सैम्पलिंग सर्वे एंड ऑपरेशन रिसर्च। ये 13 ऑफ यूनिट्स मिल के स्टैटिस्टिक्स को तैयार करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का अपना जो सिलेबस होता है। तो अब जैसे बेसिक आप जैसे इसमें अगर हम क्या सेक्शंस बी में 12 क्वेश्चंस हो गया और सेक्शन सी में 18 क्वेश्चंस हो गया, और 30 क्वेश्चंस एज ए मिल के आपका ये बन जाता है। ये बेसिक आप स्टैटिस्टिक्स से 1 से लेकर 2 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से भी 1 से लेकर 2 क्वेश्चन, रैंडम एरर से इसमें 3 से लेकर 4 क्वेश्चंस बन जाते हैं, जिसमें इसमें डिस्ट्रीब्यूशंस का पार्ट आ जाता है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ रैंडम एंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आ जाता है। स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की साइड जिसके डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो इससे भी लगभग 3 से लेकर 4 क्वेश्चन या 4 से लेकर 5 क्वेश्चन। लिमिट थ्योरम से लगभग 1 से लेकर 2 क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की बात करते हैं तो इससे आपका 6 to लेकर 7 क्वेश्चन, जिसमें एस्टिमेशन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स आ जाता है। स्टोकास्टिक प्रोसेस या जिसको मार्को चेन भी बोलते हैं, इससे आपका लगभग 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आपके हर साल ही बन जाते हैं। लीनियर मॉडल से भी 1 से लेकर 2 क्वेश्चंस, डिजाइन थ्योरी की बात करते हैं यहाँ से भी 1 से लेकर 2 क्वेश्चन, मल्टीपल एनालिसिस से 1 से लेकर 2 क्वेश्चंस ही बन जाता है। एंड सेम अगर हम यहाँ से कर सकते हैं तो इस तरीके से रिलायबिलिटी थ्योरी में 1 से लेकर 2 क्वेश्चन, सैम्पलिंग सर्वे में भी 2 से लेकर 3 क्वेश्चंस, या ऑपरेशन रिसर्च में अगर हम यहाँ से कहें तो 2 से लेकर 3 क्वेश्चन। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो जो स्टैटिस्टिक्स का अपना जो पार्ट है, सेक्शंस बी में 12 क्वेश्चंस और सेक्शन सी में 18 क्वेश्चंस ये हो जाते हैं। तो पेपर पैटर्न की अगर बात करते हैं, पेपर पैटर्न मैंने आप सभी को बताया है, और यूनिट फर्स्ट में जो नंबर ऑफ यूनिट टॉपिक इंक्लूड है, उन टॉपिक से कौन कितने सारे क्वेश्चन से ये हैं। तो ये अब जैसा कि इसमें है कि अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं या अगर आप स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से हैं,
तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप मैथमेटिक्स हैं तो आप यूनिट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड को अटेम्प्ट करिए, साथ में जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट को अटेम्प्ट करिए। और अगर आप स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से हैं तो आप यूनिट फर्स्ट, फोर्थ एंड जनरल एप्टीट्यूड के पार्ट को अटेम्प्ट करिए। अगर इस तरीके से आप लेके चलना चाहते हैं तभी आप इस तरीके से लेके चल सकते हैं, या अगर आप इसमें से जो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, चाहे आप मैथमेटिक्स हैं या आप स्टैटिस्टिक्स हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जो जैसे समझ में आ रहा है उसके आप अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस ये कि आपका जो टारगेट ये है कि आपको 30+ क्वेश्चंस ये अटेम्प्ट ये करना है। तो 30+ क्वेश्चंस की, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 30+ क्वेश्चन अगर आपका करेक्ट हो रहा है तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो 30+ क्वेश्चंस में 10+ क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड की बात कर दिए, और बाकी जो 10+ क्वेश्चंस हम कह रहे हैं कि आपको सेक्शंस बी से अटेम्प्ट करना है। और सेक्शंस बी में टोटल आपके 40 क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो जो मैंने आपको एक मिनिमम टारगेट दिया कि 10+ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है, तो आप क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो इसमें कोई भी क्वेश्चन पेपर जनरली जो बनाया जाता है उसमें 25 to 30% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक रिजल्ट बेसिस या एक इजी कैलकुलेशन बेसिस से ये होते हैं, जिनको एक शॉर्ट टाइम कैलकुलेशंस करके उसके आंसर को दिया जा सकता है, या उसको रीड करके भी उसके आंसर को दिए जा सकते हैं। तो अगर उस 20 to 30% जो क्वेश्चंस ये हैं, अगर हम उन क्वेश्चंस को भी टारगेट कर लें तो ईच एंड एवरी यूनिट्स की अगर बात करते हैं, जैसे सेक्शंस बी में अगर आप देखेंगे तो अगर ये जो 12 क्वेश्चन दिया गया, हम मिनिमम यहाँ से 3 क्वेश्चंस, यहाँ से 2 क्वेश्चंस, 2 से 3 क्वेश्चंस, यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चंस, और बाकी अगर हम यहाँ से ये कर दिए सेम, जो इसमें स्टैट्स का पार्ट हो गया इसमें से मिनिमम 3 क्वेश्चंस, तब भी हम क्या कर सकते हैं इस एग्जाम, मतलब इसमें जो सेक्शंस बी में हमको 10+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है तो हम 10 के नियर आउट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये एक मिनिमम क्राइटेरिया बताया जाए, बाकी तो डिपेंड करता है कि आपके अपने प्रिपरेशंस के अकॉर्डिंग। सेम इसी वे में आप इसमें भी 3 क्वेश्चन, 18 में से आपको 3 क्वेश्चंस हो गया, इसमें से अगर हम कर दिए तो इसमें से आपका 2 से 3 क्वेश्चंस हो गए, इसमें से भी 2 से 3 क्वेश्चंस हो गए, एंड सेम अगर हम इसमें कर दिए तो इसमें भी आपका 3+ क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। तो एक मिनिमम बेसिस पे भी अगर आप लेके चलते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि 20 to 30% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिजल्ट बेसिस या एक कम कैलकुलेशंस करके भी हम उसके आंसर को दे सकते हैं। तो उस क्राइटेरिया में ये सब इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अगर ऐसे हम प्रिपेयर करते हैं तब भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। बट ये सब चीज़ें कहने में आसान होता है, जब तक हम इसके सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर नहीं करते हैं तब तक हम इसको क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो आप अगर स्टैट्स बैकग्राउंड से हैं तो मेरा जो सजेशंस यही है कि आप यूनिट फर्स्ट, जो जिसमें रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा है, जो कॉमन एक मैथमेटिक्स माना जाता है, यूजी में आप इसको, आप मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स हैं आप इसको पढ़े हुए रहते हैं, तो आप यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट 4 जो स्टैट्स का जो पार्ट है आप उनको लेके चल सकते हैं, और साथ में जनरल एप्टीट्यूड के पार्ट को लेके चल सकते हैं। तो अगर आप यूनिट फर्स्ट एंड अगर 4th को अगर आप लेके चल रहे हैं तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 20, मतलब यहाँ से 12 क्वेश्चंस ये हो गए, और साथ में अगर आप इसमें देखेंगे यहाँ से नेक्स्ट इसमें जो आ जाता है 12 क्वेश्चंस ये हो गया, तो टोटल 24 क्वेश्चन सेक्शंस बी में हो गया, और इसमें से आपको 10+ क्वेश्चंस करना है। और अगर हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट एंड 4th को मिला के तो 18 और उसके भी 18 हो गए, तो 36 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 10+ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना ये सेक्शन सी से बनता है। तो अगर आप यूनिट फर्स्ट एंड 4th को भी अच्छे से टारगेट करते हैं तब भी आप जो मिनिमम जो 10+ क्वेश्चंस का जो अचीवमेंट है आप इसको कर सकते हैं, और साथ में जो जनरल एप्टीट्यूड का जो पार्ट है, जनरल एप्टीट्यूड में जो 20 क्वेश्चन बनता है इसमें से 10+ क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। बट ये है कि आप अपने आप को अगर सेफ एज लेके चलना चाहते हैं
तो यूनिट फर्स्ट एंड फोर्थ के साथ साथ आप यूनिट सेकेंड एंड थर्ड के उन पार्ट को अच्छे से कवर कर लेंगे जो जिससे आपकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी ईजी हो और जिसको किया जा सकता है। तो ये तो जब आप सिलेबस को कवर करते हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाता है कि ये यूनिट्स हमारे लिए ईजी है, ये टॉपिक हमारे लिए ईजी है और इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो ये एक हम कह सकते हैं एक स्टडी है जिसको हम लोग बना के चलते हैं तो इस पेपर को अच्छे से किया जा सकता है। तो अब हम लोग क्या लेकर डिस्कस कर लिए कि जो इनके अपने पेपर पैटर्न है किस तरीके से बन रहे हैं और साथ में जो नंबर ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है तो उन टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चंस ये पूछे जा रहे हैं ये भी हम लोग लेकर डिस्कस कर लिए। अब अगर बात करते हैं इस एग्ज़ाम को अगर हमको इसकी तैयारी करनी है तो इसमें चाहे जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट हो गया या मैथमेटिक्स का पार्ट हो गया या हम स्टैट्स की पार्ट की बात करते हैं तो हमको कौन से बुक को फॉलो करना है। एक तो सिलेबस को हम लोग देख लिए, पेपर पैटर्न को देख लिए, तो उसके साथ साथ इस पे हमको बुक की बात आ जाती है कि हम लोग कौन से बुक को फॉलो करें। जनरली अगर हम जनरल एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो कृषि वर्जी की बुक आपकी आती है CSIR नेट जनरल एप्टीट्यूड, काफ़ी अच्छी ये बुक है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके पढ़ने से आपका जो जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट होता है बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। मैथमेटिक्स के इनसाइड अगर बात करते हैं रियल एनालिसिस तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल, ये वाल्टर रोडिन की बुक आपकी है, HL रेडन रियल एनालिसिस में आपका रॉबर्ट वार्टल एंड डोनाल्ड से वर्ड की बुक आती है। तो ये रियल एनालिसिस की काफ़ी अच्छी बुक है, इनको अगर पढ़ा जाए तो अपने रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस हो जाते हैं। ऐसे लीनियर अलजेब्रा में लीनियर अलजेब्रा राइट बाय द शेल्डन एलेक्जेंड, फिर आपका ये फ्रीडर, तो ये आपके ये हैं, तो इनके बुक को पढ़ा जा सकता है। उसके साथ साथ हम कह सकते हैं इसमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए तो इसमें टॉपिक इन अलजेब्रा आयन हेस्टिंग, फिर आपका ये कॉन्टेम्प्रेरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जिसमें आपका जैसे गेलियन की बुक आती है आपका ये, एंड सेम इसमें अगर हम कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा तो बाय डोमिट एंड फूड की बुक आती है, तो अच्छी बुक है, इसे भी पढ़ा जा सकता है आपका ये। फिर आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ये, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ये सब बुक रिकमेंडेड किया गया। ऐसे बाकी और भी सारे हम कह सकते हैं बुक जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए MD राज सिंघानिया की बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक है। टोपोलॉजी के लिए ये बुक्स हम कह सकते हैं। एंड देन फंडामेंटल ऑफ एनालिसिस फंक्शनल एनालिसिस में आपका एरविन क्रेजिंग की बुक आपकी है। फिर आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस में बात कर जैन लेंगर या जैन की बुक है, तो ये भी बुक आपकी है जो मैथमेटिक्स है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अब अगर आप स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से हैं तो स्टैट्स के आपके कौन से बुक को आपको फॉलो करना है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो स्टैटिस्टिक्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर, एक मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स और दूसरा अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के इनसाइड कौन कौन से टॉपिक ये आते हैं, तो जिसमें बेसिक आप स्टैटिस्टिक्स का हम कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल्स, स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी इनइक्वलिटी हो गया, जिसमें स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की बात कर दी, फिर प्रोबेबिलिटी इनइक्वलिटी हो गया, लिमिट थ्योरम, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, ये सब मिलके मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के पार्ट को तैयार करते हैं। फिर जिसमें हम कह सकते हैं मार्को चेन, लीनियर मॉडल, डिजाइन थियरी, सैम्पलिंग सर्वे, ऑपरेशन रिसर्च, रिलायबिलिटी थियरी, ये अप्लाइड स्टैट्स के पार्ट को तैयार करते हैं। तो अगर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो फर्स्ट एज ए फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की आप बुक को फॉलो कर सकते हैं। रोहतगी की बुक आपकी आती है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, जॉन विलियमसन में। साउ एज ए काफ़ी अच्छी ये बुक है, प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की बात कर सकते हैं। SSY कलवर्ड की ये बुक आपकी आती है। तो ये सब मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी, स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, लिमिट थ्योरम, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस के टॉपिक आपको मिल जाएंगे इसमें। ऐसे ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये भी आप देख सकते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस के लिए। इसमें मनोज श्रीवास्तव की बुक काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ से ये भी देख सकते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस के लिए। अब अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की बात कर सकते हैं तो ये मार्को चेन के लिए जे मेहदी की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है और डायरेक्ट यहाँ से CSIR नेट में क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स थ्योरी, ये RB भट्ट की ये बुक है जो लीनियर अलजेब्रा एंड लीनियर मॉडल का ये पार्ट होता है, जिसमें लीनियर एस्टिमेशंस, एस्टिमेबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं। DD जोशी की बुक है, ये भी लीनियर एस्टिमेशन से रिगार्डेड आपका ये रेंजर की बुक है लीनियर मॉडल का
ये है। उसके साथ साथ हम कह सकते हैं मोंटोगोमरी की बुक है जिसमें आपको डिजाइन थ्योरी का पार्ट ये मिल जाएगा। मल्टीपल एनालिसिस के लिए आप इसमें जॉनसन की बुक आती है, एल्विन सी रेंजर की बुक आती है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। आपको ये एंडरसन्स की भी बुक आपकी आती है। ऐसे हम कह सकते हैं कि अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, जिससे आपको सैम्पलिंग सर्वे पढ़ना है तो फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स को आप पढ़ सकते हैं। परमल मुखोपाध्याय की बुक आती है, सुखात्मी की बुक, ये सब सैम्पलिंग सर्वे के लिए आप ये बुक जो है तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। सेम अगर हम इसमें कह सकते हैं तो ये भी सैम्पलिंग सर्वे का ही है, दास गुप्ता, ये भी इसमें सैम्पलिंग सर्वे का पार्ट आ जाता है। और ऑपरेशन रिसर्च के लिए जो अगर हम कह सकते हैं तो इसमें जो जीवी श्रीवास्तव या यूके शर्मा की बुक आती है, या कांति स्वरूप के बुक को भी क्या कर सकते हैं आप फॉलो कर सकते हैं, जो ऑपरेशन रिसर्च का ये पार्ट ये होता है। तो ये तो कुछ ऐसे बुक हैं जिनको हमें फॉलो करना है। मतलब अगर आप CSIR नेट के एग्ज़ाम अगर आप देते हैं, खासकर मैथमेटिकल साइंस की अगर बात करते हैं, तो आप इन बुक को फॉलो कर सकते हैं। तो जिसमें मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का ये पार्ट आपका ये हो जाता आपका ये, ठीक। तो सिलेबस, पेपर पैटर्न, कौन से बुक हमें फॉलो करना है, ये हम लोग लेके यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब कुछ और भी शॉर्ट वे में आप सभी को बताना हम चाह रहे हैं। मैथमेटिकल साइंस का जो पेपर्स होता है या इसके अपने जो सिलेबस होते हैं, ये जो स्टेट लेवल के जो सेट के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे अगर हम बात कर सकते हैं महाराष्ट्र सेट, यहाँ से जो हो गया आपका ये एम सेट, महाराष्ट्र सेट हो गया, वेस्ट बंगाल सेट या बिहार सेट हो गए। तो ऐसे जो स्टेट लेवल के जो सेट के एग्जाम होते हैं, जैसे महाराष्ट्र सेट की बात करते हैं, इसका अपना जो सिलेबस होता है कंप्लीटली एज CSIR नेट का जो मैथमेटिकल साइंस का जो सिलेबस होता है उसको कवर कर देता है। तो अगर आप मैथमेटिकल साइंस मतलब मैथमेटिकल साइंस के पेपर की तैयारी कर, CSIR नेट के मैथमेटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो महाराष्ट्र स्टेट का जो एग्ज़ाम है उसको भी आप अच्छे से कर सकते हैं। जो वेस्ट बंगाल का जो स्टेट का एग्ज़ाम है, कर्नाटका जो स्टेट का जो एग्ज़ाम है, इनके एग्ज़ाम को भी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ये हैं, ठीक कि। और अगर हम ये कहें कि जैसे मान लीजिए अगर आप में से जो भी स्टूडेंट जैसे महाराष्ट्र स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये इसके कॉमन सिलेबस जो मैथमेटिकल साइंस के जो सिलेबस है उनको तैयारी करते हैं, तो लगभग दोनों आपका ये हो जाता है। तो ये कॉमन सिलेबस है जिससे क्वेश्चंस में बस क्वेश्चंस लेवल में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टैट्स बैकग्राउंड से हैं और CSIR नेट की तैयारी करते हैं। तो मेरा सजेशंस यही है कि आप, जैसा कि मैंने बोला कि जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट यूनिट फर्स्ट में जो आपका रियल एनालिसिस लीनियर अलजेब्रा का पार्ट हो गया, और यूनिट 4 जो है आपका होल ऑफ स्टैट्स का पार्ट आप लेके चल सकते हैं। तो अगर आप ये तैयारी करते हैं तो आपका CSIR नेट का तो एग्ज़ाम होता ही होता है, उसके साथ साथ जो स्टेट लेवल के जो सेट के एग्ज़ाम होते हैं वो भी कर सकते हैं। बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम की तैयारी हम कैसे करें। तो एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग 2 वे में कर सकते हैं, या तो हम सेल्फ स्टडी के माध्यम से करें, और या तो हम लोग किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से जुड़ के हम इसके एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि अगर कंटेंट प्रॉपर वे में आपके पास है, नोट्स आपका बना हुआ है, और साथ में आपका अपना सेल्फ डेडिकेशन से ये है, और उसके साथ साथ जो इन टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका बुक का कलेक्शंस आप बना ले जाते हैं, तो आप इस एग्ज़ाम की तैयारी सेल्फ आप कर सकते हैं। बट ये है कि उसमें टाइम टेकिंग होता है, डेडिकेशन से वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे बना के चलते हैं। एक टाइम ड्यूरेशंस आप लेके चलते हैं कि हाँ इस टाइम ड्यूरेशंस में हमको करना है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि CSIR नेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार होते हैं, तो क्या हम उतना मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं है। तो हम सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी कर सकते हैं, और अगर हम सेल्फ स्टडी के माध्यम से नहीं करना चाहते हैं, हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है कि एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स्ड होता है, विदिन 6 मंथ के इनसाइड आपके सिलेबस को कवर करना है, आपको प्रैक्टिस कराना है, आपको टेस्ट देना है, एंड देन उसके बाद आप
एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। टाइम ड्यूरेशंस बन जाता है और आप अपनी तैयारी उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो ये कोचिंग का भी अपना ये प्रॉस्पेक्ट होता है। ठीक, तो हमारा जो अपना जो प्लेटफॉर्म है पी स्टार्स ट्यूटोरियल सी जो है, यहाँ पे स्पेशली ये जो प्लेटफॉर्म है स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको डेडिकेटेड करके ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो इस प्लेटफॉर्म पे CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस के इनसाइड जो स्टैट्स का जो पार्ट ये है, स्टैटिस्टिक्स के जो पार्ट होते हैं इनके अपने सिलेबस कवर किए जाते हैं। सिलेबस में यूनिट 4 की बात करते हैं, साथ में आपके जनरल एप्टीट्यूड और यूनिट 1 का जो पार्ट था उसको भी एज ए गाइड किया जाता है। तो जिससे आपका अपना CSIR नेट की तैयारी तो होता ही होता है, और साथ में जो स्टेट लेवल के जो सेट के जो एग्ज़ाम जैसे महाराष्ट्र सेट, वेस्ट बंगाल सेट, कर्नाटका सेट, इनके भी अपने तैयारी हो जाते हैं। तो अगर CSIR नेट से रिलेटेड जो कोर्सेज की बात करते हैं तो वो हमारा जो अपना जो प्लेटफॉर्म है पी स्टार्स ट्यूटोरियल जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे ये कोर्स ये डिजाइन किया जा रहा है आपका ये। तो आप में से जो भी एस्पिरेंट्स जो दिसंबर 2025 को टारगेट करके चल रहे हैं तो वो इस कोर्स में इनरोल ये कर सकते हैं। ठीक, बाकी हमारे अपने कुछ लेक्चर्स हमारे अपने यूट्यूब चैनल्स पे भी आएंगे। तो वो लेक्चर्स एक टॉपिक बेस्ड होंगे। जैसे अगर हम मान लीजिए हम स्टैट्स की 4 की मतलब यूनिट 4 की बात करते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी का पार्ट है तो प्रोबेबिलिटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। रैंडम ड्रिल की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस या और भी किसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस उसके अपने क्वेश्चंस किस तरीके से आए हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे। साथ में इस प्लेटफॉर्म पे और भी सारे जो कोर्सेस हैं, जैसे UPSC ISS का जो एग्ज़ाम होता है, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस का जो एग्ज़ाम होता है, इसकी अपनी तैयारी किए जाते हैं। उसके साथ साथ हम कह सकते हैं IIT JAM, स्टैटिस्टिक्स या गेट स्टैटिस्टिक्स कि इनके भी अपने एग्ज़ाम की इस प्लेटफॉर्म पे तैयारी कराए जाते हैं। तो अगर आप में से जो IIT JAM की तैयारी कर रहे हैं, स्टैट्स बैकग्राउंड से हैं या गेट स्टैट्स की तैयारी मतलब करना चाहते हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमारे अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए से जुड़ के वो अपनी तैयारी ये कर सकते हैं। ठीक, तो बस यही हम लोग इस सेशंस के इनसाइड लेकर डिस्कस करने वाले थे। तो हम लोग लेकर डिस्कस कर लिए कि मैथमेटिकल साइंस के अपने जो सिलेबस कैसे हैं, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, इसके पेपर पैटर्न क्या होते हैं, क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, किस टॉपिक से कितने नंबर आप क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सब कुछ हम लोग डिटेल में इस सेशंस के इनसाइड लेकर हम लोग डिस्कस किए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशंस के इनसाइड हम लोग करेंगे क्या, टॉपिक वाइज जो इन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो मैथमेटिकल साइंस की बात करते हैं CSIR नेट के इनसाइड या महाराष्ट्र सेट, वेस्ट बंगाल सेट, कर्नाटका सेट, मतलब स्टेट लेवल के जो सेट के एग्ज़ाम हैं, इसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को जो सॉल्यूशंस के माध्यम से हम लोग उसको लेके डिस्कस करेंगे। ठीक, तो टॉपिक वाइज हम लोग लेके डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग सेशंस को बंद करते हैं, नेक्स्ट सेशन के इनसाइड मिलते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।